हाँ भाई, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप? और चलिए आज बात करेंगे इस टॉपिक की। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जो अपने आप में काबिले तारीफ था, जो अपने आप में शानदार जानदार था। प्लीज आप उसको खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मजा ही आ जाए। खैर, उसमें मैंने बहुत सी बातें की और बहुत सी बातें थी जो रह गई, क्योंकि मैंने कहा ना यार, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट दुनिया में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एस पे मिलेगा, पी पे मिलेगा, डी ब्लॉक में मिलेगा, एफ ब्लॉक में मिलेगा। हर जगह उसके चर्चे हैं, हर जगह उसने अपनी छाप छोड़ी है। सो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वास्ट हैं। सो मैंने कुछ डिस्कस की थी, बहुत सी रह भी गई। तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, अगर उसकी और एप्लीकेशंस आपको चाहिए तो मैं आपको एज एन पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप डायरेक्ट मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी मन किया तो फिर मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वो इनऑर्गेनिक का टॉपिक वहीं खत्म हुआ। अब अपन चर्चाएं करेंगे ऑर्गेनिक के टॉपिक की, और फिर मैं चर्चा करूंगा जब मेरा मन करेगा तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत दिलचस्प टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, और अगर मन किया तो फिर क्वांटम भी डिस्कस करूंगा, मन किया तो। लेकिन फिलहाल चर्चा करते हैं इस पे, इसकी बात करते हैं। ये एक खूबसूरत टॉपिक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल्स। इन पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और यहां पर बहुत से कंफ्यूजन्स, बहुत से डाउट आपको होते हैं कि सर कैसे करवाऊं रिएक्शन, कहां पर करवाऊं रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करे, क्या वो सीधा कार्बोनिल पर अटैक कर दे, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दे, क्या वो यहां पर सीधा अटैक कर दे इस पर, या फिर वो अटैक करे, या फिर वो अटैक करे इस वाले सेंटर पे, कहां पर अटैक करे। बहुत से कंफ्यूजन आपको होते हैं। सो दोस्तों, आज मैं चर्चाएं करूंगा, हम जनरल चर्चा करेंगे, बहुत बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फैक्टर्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। किस केस में डायरेक्ट एडिशन होते हैं, जिसे आप 1-2 एडिशन बोलते हैं, डायरेक्ट एडिशन, और किस केस में इसे आप 1-2 भी बोलते हैं, और कई बार आप इसे काइनेटिक भी बोल देते हैं, काइनेटिक। और किस केस में दोस्तों, किस केस में, चलिए यहीं पे लिखता हूं, किस केस में कॉन्जुगेट एडिशन होंगे, कॉन्जुगेट एडिशन, कब कॉन्जुगेट एडिशन होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसे आप 1-4 भी बोलते हैं, और कई बार आप इसे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्या अंतर है, क्या क्या खेल है, अपन सीखेंगे। मैंने आपको याद करिए एक सवाल पूछा था, एक शॉर्ट के जरिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर क्या काइनेटिक प्रोडक्ट ही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, चर्चा करूंगा मैं इसकी, एक दिलचस्प सवाल था, करूंगा मैं इसकी चर्चा, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, चर्चाएं करेंगे अपन। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला सिंपल सा अपना सिस्टम है, सिंपल सा अपना सिस्टम है दोस्तों। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक करता है तो एक तरह का प्रोडक्ट बनाता है। क्या है वो प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट है सिंपल, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहां जुड़ जाएगा, ऐसा ही होगा। यहां पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, जैसे था वैसा ही बरकरार रहेगा। और यहां से जब आप इसका इसका वर्कअप करेंगे, सॉल्वेंट जब यहां पर अवेलेबल होगा, और सॉल्वेंट जब इसे प्रोटोनेट कर देगा, तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल आपको एलाइलिक एल्कोहल टाइप का कुछ मिल जाएगा। इसे आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन दोस्तों, 1-2 एडिशन। और अगर मैं नीचे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां करवा दूं तो फिर क्या होगा? अगर दोस्तों मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां करवाता हूं तो अगला स्टेप क्या होगा? सिंपल कुछ नहीं है, ये इधर चला जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। न्यूक्लियोफाइल आपका यहां जुड़ जाएगा, और फिर आप सॉल्वेंट से वर्कअप करेंगे, सॉल्वेंट वर्कअप, तो फिर यहां से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, OH, ये और न्यूक्लियोफाइल। और फिर ये क्या कर सकता है? ये क्या है? ये इनॉल है,
इनॉल है, और ये टोटोमराइज हो सकता है, टाउटो हो सकता है, टाउटो। तो फिर टोटो अगर ये हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पर इस तरह से एडिशन हो जाएगी। मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इसको आप कहेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे हुआ है, एक यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया और H यहां पर जुड़ गया, मतलब 1,2 एडिशन हुआ ये। लेकिन अगर मैं यहां चर्चा करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर H यहां पर जुड़ा ऑक्सीजन पर 1 2 3 4, तो इसे मैंने कहा 1,4 एडिशन। इसको आप कई बार थर्मो भी बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और उसको आप काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम काइनेटिक बोलते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ये काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों है, कब ये बनेगा, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्यों है, कब ये बनेगा, आज इसी की चर्चाएं करेंगे दोस्तों। कौन से फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं जो ये करवाएंगे, कौन से फैक्टर हैं जो इसको मजबूर कर देंगे, इस रिएक्शन को करवाएंगे, 1,2 एडिशन करवाएंगे, और कौन से फैक्टर हैं जो 1,4 के लिए मजबूर करेंगे, जो 1,4 को फेवर करेंगे, कौन कौन से हैं वो फैक्टर। सो दोस्तों कुछ नहीं है, आप बस दिल थाम के जुड़ जाइए दोस्तों। आप तो शेयर कर दिया करो यार, आप शेयर नहीं करते यार, आप प्लीज शेयर किया करो। 100 व्यू आ रहे हैं, 150 व्यू आ रहे हैं, अरे ये कोई व्यू है यार, शेयर करिए यार उसको। आपके पास एक ही काम है शेयर करने का। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, मैं फिर से कह देता हूं, बहुत लोगों को बहुत सी दिक्कत हो रही है, होती रहेगी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं ये आपको ना ही कोई कोचिंग वाला देगा, ना ही किसी के नोट्स में मिलेंगे। ये केवल आप 20 बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और उतना समय आपके पास नहीं है। इसलिए दोस्तों इस ज्ञान को प्लीज आप शेयर कर दो यार, इतना तो कर सकते हो। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनॉन्स की, इनॉन है, इनॉन, ठीक है। और क्या है, इस पर अटैक कौन कर रहा है, सर न्यूक्लियोफाइल। अभी तो आपने कहा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो फिर ये क्या है, ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये तो हुआ न्यूक्लियोफाइल जो कि चार्ज्ड भी है, जो कि चार्ज्ड है, चार्ज्ड। और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास क्या है, सर इसके पास होमो भी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी ये दो प्रॉपर्टी तो पक्का है, पक्का है। ये चार्ज्ड भी है, चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, मतलब लोन पेयर हो सकते हैं इसके पास। ये चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल हुआ और चार्ज हुआ, एक प्रॉपर्टी तो पक्का होगी, लोन पेयर तो पक्का होंगे, 100% होंगे। अरे चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल रहा तो लोन पेयर तो पक्का ही होंगे, लोन पेयर तो पक्का ही होंगे, ठीक है। अभी मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करो, वो सारी चर्चाएं मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिंपल सी, बहुत जनरल सी बात आपके सामने कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, समझ गए आप मेरी बात। वो चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, समझ गए आप मेरी बात। और दूसरा उसके पास होमो होगा, हाई एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके पास होगा, हाई एनर्जी भरे हुए ऑर्बिटल उसके पास होंगे, जो कि देने के लिए एकदम पागल हो गए हैं, जो कि देने के लिए मचल रहे हैं, जो कि लबालब भरे हुए और बस देने के लिए उतारू हैं, बस दे देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिलवा ले बस। तो ये है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूक्लियोफाइल का। और ये क्या है सर, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है सर, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट। तो फिर ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखनी चाहिए, हाँ दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि CO बॉन्ड है और क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों पोलराइज्ड हैं। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव डाइपोल बन जाएगा, और ये जो कार्बन है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव डाइपोल बनेगा। एक बात, एक बात, ये एक बात है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, यहां तो रेजोनेंस हो सकता है, यहां तो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, और अगर डीलोकलाइजेशन हो सकता है तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ना भाई, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जिसमें आप खूब दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा, तो दोस्तों रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा दिखेगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ये आपको समझ में आया। तो आपको ये तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है ना यार, ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव होगा
ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा। समझ गए आप मेरी बात? और यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव होगा यहां पर होगा लेकिन कम होगा, यहां पर पॉजिटिविटी कम होगी, यहां डेफिशिएंसीज कम होंगी, यहां डेफिशिएंसीज कम होंगी। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पक्का डेफिशिएंट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर किसी ना किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ये इलेक्ट्रोफाइल का नेचर है। और दूसरा सर, दूसरा तो इसी के इक्विवेलेंट इसमें ल्यूमो होगा, लो लाइंग अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ही होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये दोनों चीजें जो है ना, यही दोनों चीजें दरअसल रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, रिएक्शन को करवाती हैं, रिएक्शन के लिए मजबूर करती हैं। यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक, मैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्यों समझा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आज मुझे जानकारी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि यही जो दो इनके कैरेक्टरिस्टिक है ना, यही रिएक्शन के लिए मजबूर करते हैं, यही रिएक्शन के लिए इन्हें बेताब करते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। मतलब ये क्या है? पॉजिटिव सेंटर, नेगेटिव सेंटर। तो यहां से एक ड्राइविंग फोर्स आ गया जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किनके बीच? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये दोनों को पास लाता है और रिएक्शन करवाने के लिए मजबूर करता है, रिएक्शन करने के लिए दोनों को पास लाता है। कहता है कि आजा पास आ, फिर रिएक्ट करेंगे। दोनों को पास लाता है। ये वाला इनका कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ये कैरेक्टरिस्टिक इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जरिए पास लाते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये है ओवरलैप ऑर्बिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कंट्रोल। मतलब रिएक्शन को करवाने में दोनों का हाथ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का भी हाथ होता है और ऑर्बिटल ओवरलैप का भी हाथ होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है, वर्क करता है जब रिएक्शंस होते हैं। अब इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये डोमिनेट करेगा क्या? या फिर ऑर्बिटल ओवरलैप का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये डोमिनेट करेगा क्या? ये प्रीडोमिनेंट फैक्टर है क्या? दरअसल यही तो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस डोमिनेट किए तो प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे, अगर ऑर्बिटल ओवरलैप फैक्टर्स डोमिनेट किए तो फिर प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे। समझ में आया आपको? तो फिर इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी अटैक कर सकता है। मतलब डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है, कॉन्जुगेट अटैक भी कर सकता है। चलिए अब मैं सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन करना चालू करता हूं कि डायरेक्ट अटैक कब होते हैं। डायरेक्ट अटैक एट कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट अटैक कब होंगे? देखिए कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिख रहा है, बीटा वाला भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी दिख रहा है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हैं, इसीलिए तो कंफ्यूजन आ गया। अरे एक ही इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, वहीं पर अटैक होते, न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहीं जाके जुड़ता। लेकिन क्योंकि दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स है तो न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस है, कहां जाऊं, यहां जाऊं या फिर यहां जाऊं, कहां जाऊं। तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट अटैक की बात करते हैं। डायरेक्ट अटैक में क्या होता है? डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है और सीधे यहां अटैक करना चाह रहा है। कहां पर? यहां पर, इस वाले सेंटर पर अटैक करना चाह रहा है। न्यूक्लियोफाइल है और इस वाले सेंटर पर अटैक करना चाह रहा है। न्यूक्लियोफाइल है और इस सेंटर पे अटैक करना चाह रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, इस सेंटर पर अटैक करना आसान होता चला जाएगा कब? जब ये डेफिशिएंट होता चला जाए। अगर ये डेफिशिएंट होता चला जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पर बहुत तेजी से अटैक करेगा, कहेगा नहीं मैं तो यही अटैक करूंगा क्योंकि बहुत डेफिशिएंट होता चला जा रहा है। मतलब ये कि यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इस सेंटर की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? सर डिपेंड करती है इसके बगल में लगे हुए इस एम ग्रुप के नेचर पे, इसके नेचर पे डिपेंड करती है।
अरे मैं डायरेक्ट अटैक की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट अटैक एट कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट अटैक कब होंगे? जब कार्बोनिल कार्बन बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो, जबरदस्त डेफिशिएंट हो। जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर M जो है ये क्या क्या हो सकता है सर? ये तो क्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, और सर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्डिहाइड बन जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, अरे यार असाइल क्लोराइड बन जाए यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और क्या हो सकता है सर? ये तो R भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ये तो सर ये तो OH भी हो सकता है सर, ये OR भी हो सकता है, और सर ये NR2 भी हो सकता है, और ये सर OCOR भी हो सकता है। ये M तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, इनमें से कुछ भी हो सकता है। M तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, और M के बदलने से यहां पर डेफिशिएंसीज बदलती है, और अगर यहां डेफिशिएंसीज बदलेंगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डायरेक्ट एडिशन एक ही बात है ना यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, वो भी बदलेंगे। मतलब डायरेक्ट अटैक अगर मैं कार्बोनिल कार्बन पे करूं तो फिर वो डायरेक्ट अटैक इस पर डेफिशिएंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। मतलब इस पे डेफिशिएंसी कितनी होगी ये M पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ M दरअसल आपको बताएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं नेचर ऑफ M। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद बता दीजिए। मैंने पहला केस ये ले लिया, पहला मैंने क्लोराइड ले लिया, दूसरा वाला मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अच्छा मैं इसको हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं, आप यही बनाइए। ठीक है, आप यही बनाइए। अब मैं धीरे धीरे इनमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा, धीरे धीरे मैं इनमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा दोस्तों, धीरे धीरे मैं इनमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पर है क्लोराइड, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है R, मतलब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड क्लोराइड है, और यहां पर है OR, और यहां पर है NR2। हो, अब आप मुझे बताते जाइए, अब आप मुझे समझाएंगे कि कौन सा वाला कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। सर ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर हेलोजन का -I डोमिनेट करता है और इसे भयंकर डेफिशिएंट बनाता है। तो यहां पर डायरेक्ट अटैक, यहां पर सीधे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक सबसे फास्ट होंगे। फिर ये आ जाता है, यहां पर क्या होगा, यहां पर सर ये अपने +I से देगा, और ये वाला कार्बोनिल कार्बन उतना डेफिशिएंट नहीं होगा जितना ये एल्डिहाइडिक कार्बन है। ये एल्डिहाइडिक कार्बोनिल कार्बन जितना डेफिशिएंट है उससे कम डेफिशिएंट होगा ये कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन। और यहां अगर देखें तो सर यहां तो +R वाला खेल स्टार्ट हो जाता है, ये तो +R से देने लगते हैं। और क्योंकि नाइट्रोजन तो और भी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो और भी भर भर के देगा, तो ये वाले तो बहुत कम डेफिशिएंट होंगे। और अगर ये बहुत कम डेफिशिएंट हुए तो इन पर डायरेक्ट अटैक बहुत बहुत कम होंगे। आया आपको समझ में? अरे आपको समझ में आया क्या? अगर मैं रेट ऑफ डायरेक्ट अटैक की बात करूं, डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर 1-2 एडिशन की बात करूं, तो कार्बोनिल कार्बन कितना डेफिशिएंट है वो डिपेंड करता है कि ये वाला जो M लगा था ना उसका नेचर क्या है। और जैसे जैसे आप M को चेंज करेंगे फिर यहां पर डेफिशिएंसीज, इस कार्बोनिल कार्बन पर डेफिशिएंसीज बदलेंगी। क्लोराइड के केस में भयंकर डेफिशिएंट होगा, तो फिर 1-2 एडिशन के चांसेस बेहद ज्यादा होंगे। यहां पर जबरदस्त शानदार 1-2 एडिशन होगा, शानदार 1-2 दिखाएगा, ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट दिखाएगा, 1-2 एडिशन के लिए जाएगा। और ये बकवास 1-2 एडिशन के लिए जाएगा, 1-2 एडिशन के लिए जाएगा। आया आपको समझ में? तो पहला फैक्टर जो कि डायरेक्ट अटैक को फेवर करता है वो कौन है? इस पर लगा हुआ ये M ग्रुप, इसका नेचर। आया आपको समझ में? चले दूसरे की तरफ चले, तो यहां से आपको समझ में आ गया। अगर मैं ये सारे दे दूं और बोलूं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन कितना फास्ट देगा, या रेट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बताइए, तो फिर सबसे ज्यादा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्लोराइड देता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर एंड देन एमाइड्स। आया आपको समझ में? चलते हैं आगे, अगला खेल करते हैं। ये तो पहला फैक्टर हो गया, दिस इज द पहला फैक्टर।
दूसरे फैक्टर की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओहो हो, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ये पहला फैक्टर था, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या कहती है? अभी मैंने बताया था, अभी जब मैंने ये बनाया था, अभी जब मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल ड्रॉ किया था, तो मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था कि यहां पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होगी, लेकिन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, बीटा पर पार्शियल पॉजिटिव कम होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बोनिल कार्बन, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, ये ज्यादा डेफिशिएंट है। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल को लाए और न्यूक्लियोफाइल को बोला कि बता भाई किसके साथ तेरा अट्रैक्शन ज्यादा है, इस वाले के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है या इस वाले के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है, तो वो बोलेगा भैया चार्ज की बात है, ये तो केवल चार्ज की बात है, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बेहद कम है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव जबरदस्त है। तो फिर ऐसे में मैं तो यही जाना चाहूंगा, मैं तो यही अटैक करना चाहूंगा। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, क्योंकि क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शंस यहां पर ज्यादा हैं, अट्रैक्शंस यहां काबिले तारीफ है ऊपर की तरफ, तो भाई ये फेवर करता है, ये फेवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फेवर करती है किसको? 1-2 को, 1-2 को फेवर करती है, 1-2 को। आया आपको समझ में? 1-2 को फेवर करेगी, आया आपको समझ में? ये दूसरा फैक्टर था। चलिए तीसरे की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन रिलेटिवली कम है, वहां पर जबरदस्त है, तो इसलिए इसको फेवर करती है। मेजर प्रोडक्ट 1-2 बनता है, ज्यादा वो बनेगा बजाय इसके। कुछ ही न्यूक्लियोफाइल यहां पे पहुंचेंगे, अगर आपने 100 न्यूक्लियोफाइल दिए तो 10 ही यहां पहुंचेंगे, 90 तो वहां पहुंचेंगे उस सेंटर पे, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियोफाइल के लिए उस सेंटर से अट्रैक्शन ज्यादा आ रही है बजाय इस सेंटर के। आया आपको समझ में? ये दूसरा फैक्टर था। चलिए तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओहो, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ये भी तो बहुत काम की बात है। अरे न्यूक्लियोफाइल कैसा है? अभी तक तो हमने क्या देखा? अभी तक तो मैंने देखा कि मेरे को जानना क्या है, मेरे को जानना ये है कि इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर ये कितना डेफिशिएंट है, इस पर डायरेक्ट अटैक कितने हो सकते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी को प्रभावित करने वाला कौन कौन है? इसकी डेफिशिएंसी को प्रभावित करने वाला, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाला, इससे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एम ग्रुप। एक तो हमने वो देख लिया, दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पर चार्ज कितना है, ये कितना बुला रहा है, ये कितना अपनी तरफ उस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, ये कितना कह रहा है कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हूं, आ जाना यार मेरे पास, आ जाना यार। तो वो तो अपन ने नॉर्मली देख लिया कि जब भी कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होंगे, तो जो कार्बन ऑक्सीजन से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा डेफिशिएंट होगा ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह रही है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पर आना पसंद करेगा। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है, अब न्यूक्लियोफाइल कितना बेताब है, न्यूक्लियोफाइल कितना मारा जा रहा है 1-2 अटैक के लिए। दरअसल न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर, और न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या हो सकता है? ये सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरह से कैटेगराइज करना ज्यादा आसान है, बजाय उनको आप साइज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें। इससे अच्छा है कि आप HSAB प्रिंसिपल ले लें, HSAB प्रिंसिपल से आप बहुत सी बातें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फिर ऐसे में आप HSAB के जरिए चलें, HSAB के जरिए चलते। और HSAB क्या कहता है बहुत सिंपल सी बात है जो कि HSAB कहता है। क्या कहता है? कहता है कि भैया ये वाला जो कार्बन सेंटर है ना, ये वाला जो डेफिशिएंट सेंटर है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस इज हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। और क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बेहद कम है, छोटा सा पार्शियल पॉजिटिव है, तो फिर रिलेटिवली यहां पर क्या है, यहां पर चार्ज डेंसिटीज कम है, और चार्ज डेंसिटीज कम है तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिवली सॉफ्ट हो गया, रिलेटिवली सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया।
ये तो मैंने किसके टर्म में बताया, ये तो मैंने चार्ज डेंसिटी के टर्म में बताया कि यहां पर चार्ज डेंसिटी, यहां पर पॉजिटिव डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हार्ड सेंटर हो गए, ये कार्बोनिल कार्बन हार्ड हो गया, जबकि ये जो बीटा वाला कार्बन है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बेहद कम है, इसलिए ये रिलेटिवली सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। ये तो मैंने क्या कहा, ये तो मैंने चार्ज के टर्म में कहा है, लेकिन मैं ऑर्बिटल के टर्म में भी इसे कह सकता हूं, और जब आप ऑर्बिटल के टर्म में इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अब मैं इसका एमओ डायग्राम तो नहीं बता रहा, मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि अगर आप इसे इसके ल्यूमो के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ये क्या है, ये 4 एटम सेंटर है, 4 एटम सिस्टम है, 4 एटम सिस्टम है, 4 एटम सिस्टम ब्यूटाडाइन की तरह, अरे ब्यूटाडाइन की तरह 4 एटम सेंटर है, बस यहां पर ये कार्बन की जगह ऑक्सीजन लग गया, यहां CH2 की जगह ऑक्सीजन लग गया, उसका आइसोलोबल। तो फिर ऐसे में क्या होगा, क्योंकि यहां तो क्या थे, चारों कार्बन थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, तो यहां पर जो इसका एमओ डायग्राम बनता है उसमें जो कॉफिशिएंट हैं एमओज में, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉफिशिएंट है वो लगभग बराबर से होते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर तो ये तो ऑक्सीजन लग गया और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो ऐसे में यहां पर जो इसका एमओज बनेंगे ना, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, पोलराइज्ड होंगे, वो एमओज पोलराइज्ड होंगे, उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस, एमओज में एटॉमिक ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन, अरे अपन जब सेम हाइट के ऑर्बिटल्स होते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे, तो एमओज जो बनाते थे वो इक्वल दूरी पर होते थे दोनों से, लेकिन जैसे ही आप परटर्बेशन करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे है, तो यहां पर जो एमओ बनेंगे उनमें ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो वैसे ही यहां पर जो ल्यूमो है या एमओज जो बने हैं उनमें पोलराइजेशन है, उनमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है कार्बन के और ऑक्सीजन के, और ऐसे में जब आप इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि ल्यूमो जो है ना, ल्यूमो का बहुत बड़ा लोब इस बीटा वाले पर होता है, ल्यूमो बिगर लोब कहां होता है, बिगर लोब बीटा कार्बन पर होता है, और ऐसे में ये सॉफ्ट बन जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रिवन नहीं होगा, अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप ड्रिवन होगा, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसको कहा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर HSAB के मुताबिक हार्ड न्यूक्लियोफाइल आएगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करेंगे, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन है, पानी एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, और ऑक्सीजन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा स्मॉल साइज का है, बहुत भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत लो एनर्जी होमो रखता है, बहुत कम एनर्जी के होमो होते हैं इसके, तो बहुत मुश्किल से अपने इलेक्ट्रॉन को ये डिस्टॉर्ट करेगा, बहुत मुश्किल से देना पसंद करेगा, तो फिर ऐसे में ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहां पर क्या होगा, इस सेंटर के साथ अटैक करना पसंद करेगा, और यहां से ये हाइड्रेट बनाते हैं, याद करिए एल्डिहाइड के हाइड्रेट बनाते थे, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन है ये हार्ड सेंटर है, अरे आप मेरी बात समझ रहे, आप यहां पे H ले लो ना यार, सिंपल H ले लो, और सिंपल H ले लिया, यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या है, हार्ड है, और इस हार्ड को हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल पानी है तो अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब हाइड्रेट बनाते हैं, समझ गए आप मेरी बात, अरे मेरी बात समझ गए ना, तुम तो यार मूर्ख ही हो क्या, मान लीजिए ये एल्डिहाइड और पानी है, तो आप इनके ये बनाते हो ना यार, OH R और H ये बनाते हो ना यार, ये हाइड्रेट बनते थे, तो फिर ऐसे में मैंने आपको बताया कि हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करता है, तो ठीक इसी तरह से सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करते हैं, और वो रिएक्शंस जो होते हैं ना, यहां पर ये क्यों अटैक कर रहा है, क्यों अटैक हो रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट जो इंटरेक्शन है ना, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर भी इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव कमाल का है, क्योंकि भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, जबरदस्त, बहुत हाई इतना बड़ा नेगेटिव आएगा, और इनके बीच में प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होंगी इनके बीच, जबरदस्त अट्रैक्शन, तुरंत अट्रैक्ट करेगा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल में रिएक्शन करते हैं, आया आपको समझ में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल में रिएक्शन करते हैं। आया आपको समझ में? यहां पर क्या है, यहां पर बीटा पर बड़ा लोब है, ल्यूमो का बड़ा लोब है। तो जैसे जैसे आपको याद होगा, क्या याद है कि यहां पर एल्कीन ले ली, यहां पर ब्रोमीन ले लिया, तो ये क्या है सर? एल्कीन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है सर, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है, ये भयंकर डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड है, ये डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है। और लो एनर्जी, लो एनर्जी ल्यूमो इसका कौन होगा सर? सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा स्टार इसका ल्यूमो होगा, डिफ्यूज्ड भी है। आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में ये भी अनचार्ज्ड है, ये भी अनचार्ज्ड है, लेकिन ये कमाल के रिएक्शंस देते हैं, ये जबरदस्त रिएक्शन देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, अरे आपने इस तरह से ब्रोमोनियम आयन पढ़ा होगा ना यार, ये बनता है। तो ये इनको कौन ड्राइव कर रहा है? इन रिएक्शंस को कौन डिराइव कर रहा है? इनको सर ऑर्बिटल ओवरलैप डिराइव कर रही है, ऑर्बिटल ओवरलैप। तो यहां पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये भी अनचार्ज्ड है, ये भी अनचार्ज्ड है, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो रहे हैं क्योंकि ये ऑर्बिटल कंट्रोल में चलते हैं। और वो किस में चल रहे थे? ऊपर वाले किस में चल रहे थे सर? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल में चल रहे थे। और मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियो ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल में भी हो सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशंस में भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ल्यूमो को देखूं तो फिर ल्यूमो का बड़ा लोब यहां पर होता है, और बड़ा लोब होने की वजह से, चार्ज कम होने की वजह से, और ल्यूमो का बड़ा लोब यहां पर होने की वजह से ये सॉफ्ट सेंटर होते हैं, सॉफ्ट सेंटर। तो फिर ऐसे में जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं, अब आपको ये समझ में आ गया। आप पानी ले लीजिए, पानी और ब्रोमीन ले लीजिए। अब आप इसका रिएक्शन करवा के देखिए, क्या इसका रिएक्शन होगा? क्या कभी नहीं होगा, मर के ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो इनके रिएक्शन नहीं होंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। तो फिर ऐसे में जो सॉफ्ट होगा ना, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? कौन होंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सर? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले, लार्ज साइज वाले, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड लार्ज साइज जिनके हो, लार्ज साइज जिनका हो, और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ऐसे कौन हो सकते हैं? कौन होते हैं ऐसे सर? ऐसे तो PR3 हो सकता है, PR3 हो सकता है, H2S हो सकता है। इस तरह के जो होंगे ये सॉफ्ट होंगे, या फिर आयोडाइड हो सकता है सर, ब्रोमाइड हो सकता है सर, ये सब होंगे, सेलिनाइड हो सकता है सर, ये सब होंगे, ये सब सॉफ्ट होंगे, ये सब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं। आया आपको समझ में? तो ये किस पे अटैक करेंगे सर? ये बीटा पे अटैक करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर ल्यूमो का बड़ा लोब है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो ऑर्बिटल कंट्रोल रिएक्शंस करते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल रिएक्शंस करते हैं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? तो ये तीसरा फैक्टर था न्यूक्लियोफाइल। और अबे हार्ड का भी बताऊं क्या? हार्ड तो पता ही यार आपको, यार हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? जो स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉल साइज होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ये क्या है? ये हार्ड हो जाएंगे। आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में हार्ड न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनका, क्योंकि उनका रिएक्शन ऑर्बिटल कंट्रोल होता है, ओवरलैप कंट्रोल होता है, और क्योंकि ल्यूमो का बड़ा लोब बीटा पर है, तो इसलिए वो बीटा पे अटैक करना पसंद करते हैं, कॉन्जुगेट अटैक करना पसंद करते हैं। आया होगा आपको समझ में? आगे आपको समझ में। चलते हैं अगले चौथे फैक्टर की तरफ। अब मैं कुछ बेहतरीन बात लिखने जा रहा हूं दोस्तों। अब आप मेरी बात बहुत दिल थाम के समझिएगा। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी आज मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। बस आप ये और सीख लेंगे तो आपका कॉन्जुगेट वाला मामला ही समाप्त हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं समझना जीवन में, समझ गए फिर आप सब कुछ। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का
इस कार्बोनिल पर, अब मेरी बात एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत सिंप्लीफाई करके आज आपके सामने लगा रहा हूं, बस इसके बाद अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कॉन्जुगेट और डायरेक्ट प्रिडिक्ट करने में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, अब ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल से यहां पे जुड़ेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेट अटैक करेगा, क्या करेगा, यहां पे अटैक करके 1,2 प्रोडक्ट दे जो कि काइनेटिक नेचर का है, काइनेटिक नेचर का है, नेचर का है, जो कि काइनेटिक नेचर का है, या फिर यहां पर अटैक करे और 1,4 थर्मो बनाए, थर्मो प्रोडक्ट बनाए, क्या करेगा वो, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बस कुछ नहीं देखना, आप तो बस ये देख लो कि वो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बोनिल पर अटैक करता है, आप सबसे पहले क्या करो, आप न्यूक्लियोफाइल लो और इस कार्बोनिल पे अटैक करवा लो। आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बस सिंपल, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया और आपने इसको अटैक करवा दिया, यहां पर इसको ऊपर ले गए, बस आप ये करके देख लो, पहले आप ये कर लो बस एक बार, और ये करके आप करना क्या चाहते हो, ये करो और देख लो कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा कह देता हूं, आप न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवा के देख लो बस एक बार, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, आप जिसे अटैक करवाने के लिए ला रहे हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं कि वो कहां जाएगा, वो बीटा पे अटैक करके कॉन्जुगेट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना पसंद करेगा, उसे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर वो कार्बोनिल कार्बन पे डायरेक्ट अटैक करके 1,2 काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर बनाएगा, क्या करेगा वो, उसको समझने के लिए बस आप ये समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करवा दो, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवा के देख लो, और ये जो अटैक है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ना, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, बस आप ये देख लो, अगर आप ये समझ गए ना तो अब आप सब समझ जाएंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, मैंने अटैक करवा दिया, मैंने इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवा दिया, अब ये रिवर्सिबल है ये अटैक या इरिवर्सिबल है, ये कैसे पता चलेगा, दरअसल दोस्तों ये पता चलेगा अटैक करने के बाद बनेगा क्या, अटैक करने के बाद बनेगा ये बनेगा अटैक करने के बाद, तब आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, यहां पर क्या है, ये चार्ज है, यहां पर चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है और राइट हैंड साइड में भी चार्ज है, बस आपको क्या देखना है, आपको देखना है चार्ज स्टेबिलिटी, रिएक्शन इरिवर्सिबल है या फिर रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्या है, इसको चेक करने के लिए ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जस्ट चार्ज स्टेबिलिटी, चेक चार्ज स्टेबिलिटी, चार्ज की स्टेबिलिटी आप चेक कर लो, दोनों तरफ जो चार्ज है ना उसकी आप स्टेबिलिटी चेक कर लो बस, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है अगर इस पर चार्ज बेहतरीन स्टेबल है, जबरदस्त स्टेबल है, कमाल स्टेबल है, तो फिर अगर ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है और ये बना रहा है तो यहां पर भी चार्ज स्टेबल है, यहां पर भी क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी एलिमेंटल स्टेबिलिटी की वजह से ये भी स्टेबल है, एलिमेंटल स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और बहुत आसानी से एक्सेस नेगेटिव चार्ज को झेल सकता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसको जकड़ के रख सकता है, उसको अपनी गिरफ्त में रख सकता है, उसको बियर कर सकता है, उस एक्स्ट्रा नेगेटिव को ऑक्सीजन बहुत आसानी से बियर कर सकता है। तो आपको क्या देखना है, बस आपको चार्ज स्टेबिलिटी देखनी है दोनों तरफ, अडक्ट में चार्ज कितना स्टेबल है और न्यूक्लियोफाइल पर जब वो पड़ा था तो कितना स्टेबल था, अगर दोनों में लगभग उसकी स्टेबिलिटी बराबर है तो फिर ये रिएक्शन जितना आसानी से आगे जा सकता है उतना आसानी से पीछे भी आ सकता है। क्या बोला मैंने, मैंने कहा अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे कमाल का स्टेबल है और अडक्ट में भी स्टेबल है तो फिर ऐसे में जितना आसानी से ये रिएक्शन आगे जा सकता है उतनी आसानी से ये पीछे भी आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज की स्टेबिलिटी लगभग एक जैसी है। आया आपको समझ में, आया। जैसे मान लीजिए यहां न्यूक्लियोफाइल को मैं इनोलेट ले लूं, इस न्यूक्लियोफाइल को मान लीजिए मैंने इनोलेट ले लिया, मान लीजिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना इसको मैंने इनोलेट ले लिया,
ये इस तरह का ले लिया, इस तरह का ले लिया, तो फिर ऐसे में ये क्या होगा? अच्छा मैं इसको उस तरह से बना देता हूं, ऐसे बना लीजिए। ऐसे में ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसे ही था। तो बहुत आसानी से क्या हो सकता था, ये इस पे अटैक कर सकता था, इस पे, क्योंकि ये क्या है, ये डेफिशिएंट सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिच सेंटर है, रिच सेंटर है, रिच सेंटर है, ये डेफिशिएंट सेंटर है। तो भैया रिएक्शन तो होंगे, रिएक्शन तो पक्का ही होंगे, 100% होंगे रिएक्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये वैसे भी चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो है, तो रिएक्शंस तो पक्का ही होंगे। और रिएक्शन अगर हुए, कार्बोनिल कार्बन पर अगर एडिशन हुई, तो आपको यही तो चेक करना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन पर एडिशन हुई है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हैं चार्ज की स्टेबिलिटी का कंपेयर करके, चार्ज स्टेबिलिटी कंपैरिजन से। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज सर स्टेबल है क्योंकि डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। न्यूक्लियोफाइल अपने आप में नेगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से स्टेबलाइज कर रहा है। और अगर आप इसको वहां ले जाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अरे ऐसे हो जाएगा, बोलो ना यार, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या था? यहां पर भी ये स्टेबलाइज था चार्ज, यहां पर भी ये लगभग स्टेबलाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे बना लेना इसको तो एडिशन करके। तो फिर अगर मैं तो सिंपली बता रहा हूं कि चार्ज दोनों तरफ स्टेबल है, यहां पर डीलोकलाइजेशन से स्टेबल है और यहां पर एलिमेंटल स्टेबिलिटी से स्टेबल है, ज्यादा चार्ज स्टेबिलिटी डिफरेंसेस नहीं है। तो ऐसे में ऐसे में ये बहुत आसानी से रिवर्ट बैक भी कर सकता है, ये बहुत आसानी। अच्छा इसको आप ऐसे लगा लो ना, ऐसे लगा लो आप इसको, ये ऐसे होगा शायद, ऐसे होगा ऐसे। अबे ये वाला कार्बन ये है ना, ये वाला ही था ये कार्बन, ठीक है, जो कि डायरेक्ट जुड़ गया है किससे? इस सेंटर से, ठीक है, आपको समझ में आया? तो अब ये रिवर्ट बैक भी कर सकता है, ये इधर आ जाए और फिर ये वापस इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो फिर ऐसे में फिर से ये वापस चला जाएगा। तो फिर ऐसे में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, मतलब दोनों ही लगभग बराबर स्टेबल हैं। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल है या लगभग उतना ही स्टेबल है जितना राइट हैंड साइड में है। तो फिर ऐसे में दोनों ही बहुत आसानी से बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, तो दोनों ही बनेंगे और रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी होगी, रिवर्सिबिलिटी होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अब जो है ना, जब रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी ना, तो फिर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी दरअसल अब रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिसाइड करेंगी, रिएक्शन के पाथवे को अब प्रोडक्ट स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी हमेशा 1,4 को फेवर करती है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी हमेशा इसी को फेवर करती है जब भी रिवर्सिबिलिटी आएगी। और रिवर्सिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूक्लियोफाइल पे भी उतना ही स्टेबल था और एडक्ट पे भी ले देके उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो फिर ऐसे में रिएक्शन करने पर चार्ज की स्टेबिलिटी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में रिएक्शन हो भी जाते हैं और फिर रिवर्ट रिएक्शन भी हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में रिवर्सिबिलिटी होती है। लेकिन और ये हुआ क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल था ना, इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था। यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ये ले लीजिए, कार्बोनिल कार्बन है, फिर से कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन अब आपने न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा ले लिया है जिस पर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या इंडक्टिवली स्टेबलाइज्ड नहीं है, नो रेजोनेंस, नो इंडक्टिव स्टेबलाइजेशन ऐसा नहीं है। यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसा है ही नहीं, ना ही इंडक्टिवली स्टेबलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज और ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? और ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं? ऐसा H नेगेटिव टाइप का सिस्टम कमाल का होता है, जहां पर ये नेगेटिव चार्ज
लोकलाइज्ड है, या फिर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज हैं। और ऐसे में ये अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज हैं, ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज हैं, ये स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो ऐसे में जैसे ही ये देखेंगे, किसे देखेंगे, जैसे ही यहां पर पार्शियल पॉजिटिव देखेंगे तुरंत अटैक कर देंगे, तुरंत अटैक करेंगे। और जैसे ही अटैक करेंगे तो बनाएंगे क्या बनाएंगे सर, ये बना दिया, ये बना दिया, इसको आप आर जो भी आर डैश जो भी आप ले रहे हैं आर डैश, तुरंत ये बना लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल है जितना यहां था? नहीं सर, यहां तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या था, यहां पर नेगेटिव चार्ज तो सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन या कार्बन पर था। लेकिन यहां पर तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, और ऑक्सीजन बहुत आसानी से एक्सेस नेगेटिव को झेल सकता है, क्योंकि वो जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर ऐसे में अगर मैं चार्ज स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं तो फिर प्रोडक्ट में चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये जो नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल पे था, ये प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो फिर ये इसी में रहना चाहेगा, वापस नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वापस आएगा तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, वापस आ जाएगा तो ये लोकलाइज हो जाएगा। यहां पर भी लोकलाइज है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पे पड़ा है, ऑक्सीजन की जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे स्टेबल कर रही है, ऑक्सीजन की जबरदस्त जेड इफेक्टिव इसे स्टेबल कर रहा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन पर ये उतना स्टेबल नहीं था या बहुत कम स्टेबल था। तो फिर ऐसे में ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, वापस नहीं जाएगा, और ऐसे में ये एडिशन इरिवर्सिबल हो जाएंगे। और अगर ये एडिशन इरिवर्सिबल हुए तो फिर भैया यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्शन का रेट सर इस अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन पे। और अट्रैक्शन से 1-2 आते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो फिर ऐसे में आप इसे काइनेटिक प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जल्दी बन गया है, फॉर्म्ड रैपिडली बन गया है ये, इसे आप 1-2 बोलेंगे। आया आपको समझ में? और यहां पर क्या होगा, क्योंकि जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज यहां पर था, न्यूक्लियोफाइल पे था, उतना ही स्टेबल वो अडक्ट में है। तो फिर ऐसे में आप समझ गए मेरी बात? तो ऐसे में क्या होगा, वापस रेट्रो हो जाएगा, वापस ये टूट जाएगा, वापस ये कोलैप्स करेगा। और क्योंकि दोनों ही जगह नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल है, लगभग बराबर ही स्टेबल है, तो फिर दोनों ही प्रोसेस हो सकती हैं, आगे वाली भी हो सकती है, पीछे वाली भी हो सकती है, रिवर्सिबिलिटी आ सकती है। और जब भी रिवर्सिबिलिटी आएगी तो फिर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी यहां पर डोमिनेट करेगी। और फिर ऐसे में फिर 1,4 बनेगा। 1,4 क्यों बनता है ये अपन और चर्चाएं करते हैं, 1,4 क्यों बनता है ये अपन और चर्चाएं करते हैं, आपको आ गई होगी मेरी बात समझ में। तो फिर ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये है कार्बोनिल, मैं इसको लिख देता हूं, ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये है अडक्ट। तो अगर इफ दो कंडीशन, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन अडक्ट इज वेरी मच स्टेबल या मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल, या मोर क्या रे, इज हाईली स्टेबल। अगर नेगेटिव चार्ज अडक्ट पे, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, वेरी हाईली स्टेबल, देन न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में काइनेटिक प्रोडक्ट या 1-2 एडिशन, ऐसे में इरिवर्सिबिलिटी होगी, और इरिवर्सिबिलिटी में 1-2 बनेंगे। और 1-2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ड्रिवन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ड्रिवन है, तो फिर ये काइनेटिक प्रोडक्ट होंगे, मोर रैपिडली बनेंगे। आया आपको समझ में? और दूसरा केस if negative charge on adduct, negative charge is equally और लगभग बराबर और approximately सेम स्टेबलाइज्ड। अगर
नेगेटिव चार्ज अडक्ट और न्यूक्लियोफाइल पर इक्वली स्टेबल है या अप्रोक्सीमेटली सेम स्टेबलाइज्ड है, देन रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल होगा तो फिर ऐसे में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में होगा, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में होगा तो 1,4 बनेंगे। आया आपको समझ में? अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या है और 1,2 वाले क्या थे। 1,2 तो आपने देख लिया। 1,2 तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को लगेगा कि नहीं भाई अडक्ट में मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो फिर वो तुरंत क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और तुरंत अडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहीं से वो प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन अगर इक्वली स्टेबल हैं दोनों नेगेटिव चार्ज अडक्ट में भी और न्यूक्लियोफाइल में भी, तो फिर ऐसे में रिवर्सिबिलिटी आएगी और ऐसे में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। मतलब अब आप ये देखिए, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए ऊपर से और यहां से मैं दोनों बनाता हूं, यहां से 1,2 बनाते हैं, यहां से 1,4 बनाते हैं। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी क्या कहती है? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इसके केस में क्या बन रहा था? इसके केस में बन रहा था ये है 1,2 वाला, और इसके केस में क्या बन रहा था सर? इसके केस में बन रहा था ये वाला बन रहा था इसके केस में। तो फिर अंतर क्या है? अंतर आप मुझे बताइए। अंतर थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है जब भी कभी 1,2 एडिशन होंगे तो फिर ऐसे में क्या होगा, CO बॉन्ड का लॉस होगा, मतलब CO बॉन्ड लूज कर जाएगा, लॉस ऑफ CO पाई बॉन्ड, लॉस ऑफ CO पाई बॉन्ड का लॉस होगा। और CO पाई बॉन्ड की अगर मैं एनर्जी की चर्चा करूं ना दोस्तों, तो फिर ये होता है 720 किलो जूल पर मोल। मतलब जब CO बॉन्ड बनता है तो फिर ऐसे में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और अगर डायरेक्ट अटैक हुए तो CO पाई बॉन्ड टूटेगा और ऐसे में लॉस होगा कितने का? 720 किलो जूल पर मोल का। और अगर अगर आप 1,4 एडिशन करेंगे तो फिर 1,4 एडिशन में CC पाई बॉन्ड लूज करेगा, और CC पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? इसकी बॉन्ड एनर्जी बेहद कम होती है, ये होती है 619 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो फिर ऐसे में अगर 1,4 एडिशन हुए तो CC पाई बॉन्ड टूटेगा और 619 किलो जूल पर मोल एनर्जी का लॉस होगा। ये लॉस कम है, वो लॉस ज्यादा है, मतलब CO पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं टूटना चाहेगा, वो कम टूटना चाहेगा। उसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बजाय कि CC पाई बॉन्ड तोड़ने के। तो फिर ऐसे में अगर 1,4 एडिशन हुए तो फिर 1,4 एडिशन में तो CO बरकरार रह जाएगा, उतने एनर्जी के लॉस नहीं होंगे, केवल लॉस होगा तो 619 किलो जूल पर मोल का होगा। लेकिन 1,2 एडिशन में स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड टूट रहे हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी बेहद ज्यादा है, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सिस्टम को ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लॉस होंगे। तो फिर ऐसे में थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है भैया कि CO बॉन्ड बरकरार रहने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बरकरार रहने चाहिए, वीक बॉन्ड चाहे टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिस्टम में बरकरार रहने चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही सिस्टम को स्टेबिलिटी देते हैं, उन्हीं से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और क्योंकि CO पाई बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसलिए ये बरकरार रहना चाहता है। थर्मोडायनेमिक्स इसे प्रिजर्व करना चाहती है, इसलिए 1,4 एडिशंस जहां पर CO पाई बॉन्ड प्रिजर्व है, बरकरार है, रिटेन्ड है, बना हुआ है, CC रिलेटिवली वीक CC बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटता है, तो फिर ऐसे में 1,4 एडिशंस को थर्मोडायनेमिक फेवर करती है बजाय 1,2 के, क्योंकि नीचे वाले में एनर्जी लॉस कम है। आया आपको समझ में? चलते हैं भाई आगे। तो फिर बीच में वीडियो बंद हो गई थी यार, कोई नहीं, हम इसे जोड़ लेंगे। और चलिए मैं इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ा चुका था, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं इसको दोहरा देता हूं। तो फिर जब भी कभी रिवर्सिबिलिटी होंगी, जब भी कभी दुनिया में रिवर्सिबिलिटी होंगी, दोनों तरफ चार्ज इक्वली स्टेबल होगा या फिर लगभग बराबर स्टेबल होगा, तो ऐसे में थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में प्रोडक्ट बनेंगे, और ऐसे में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग CO पाई बॉन्ड बरकरार रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, रिटेन रहेंगे, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इट इज मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब भी कभी दुनिया में इरिवर्सिबिलिटीज होंगी या फिर कार्बोनिल एडिशंस जब भी कभी इरिवर्सिबल होंगे, कार्बोनिल पर एडिशन जब भी कभी इरिवर्सिबल होगा, मतलब चार्ज प्रोडक्ट साइड में बहुत ज्यादा या अडक्ट पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में, तो फिर ऐसे में अडक्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है, और ये जो एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक
कार्बोनिल एडिशन है वो इरिवर्सिबल होंगी, तुरंत अडक्ट बन जाएगा। और ऐसे में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा, बीटा के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा, तो अट्रैक्शन इसके लिए बहुत ज्यादा, तो ये बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली हो जाएगा और ऐसे में 1,2 बनेगा। और 1,2 में क्योंकि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग CO पाई बॉन्ड टूट गया है, 720 किलो जूल पर मोल एनर्जी का लॉस हो गया है, कुछ ज्यादा ही एनर्जी का लॉस हो गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट गए हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिस्टम ने बरकरार नहीं रखे, रिलेटिवली वीक बॉन्ड CC पाई बॉन्ड उसने रखा है। तो फिर ऐसे में ये वाले जो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि इनमें वीक बॉन्ड है तो ये हाई एनर्जी होंगे, लेस स्टेबल होंगे। और क्योंकि ये जल्दी बन गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए ये इन केसेस में काइनेटिक प्रोडक्ट 1,2 प्रोडक्ट मेजर बनेंगे। तो कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देंगे, वो सब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। दिल थाम के बैठिए। पहले तो हम यही समझ लें कि कौन से न्यूक्लियोफाइल है जो कि इरिवर्सिबली ऐड होते हैं कार्बोनिल पर, कौन से न्यूक्लियोफाइल है जो कि रिवर्सिबली कार्बोनिल पर ऐड होते हैं, तभी तो फिर अपन बताएंगे कि कब 1,4 बनता है और कब 1,2 बनता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जहां पर इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट जाएंगे, CO बॉन्ड बर्बाद हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ऐसे में CC प्रिजर्व रहेगा। चलते हैं भाई आगे। तो आप समझ गए मेरी बात। जब भी कभी CO प्रिजर्व रहेंगे तो ऐसे में रिएक्टेंट या फिर ऐसे सिस्टम्स में ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। और ऐसे प्रोडक्ट्स में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि इनमें जबरदस्त बॉन्ड बने, तो जब ये जबरदस्त बॉन्ड बने थे तो जबरदस्त हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। तो फिर ऐसे में ये लो एनर्जी प्रोडक्ट होंगे, और लो एनर्जी प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, तो यही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होंगे, जिसको मैं बार बार 1,4 बोल रहा हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्योंकि वीक बॉन्ड है इसमें, और वीक बॉन्ड है तो ऐसे में ये हाई एनर्जी प्रोडक्ट होंगे, और हाई एनर्जी प्रोडक्ट होंगे तो ये लेस स्टेबल होंगे और ये काइनेटिक होंगे। क्योंकि ये जल्दी बन गए इसलिए ये काइनेटिक होंगे, क्योंकि ये स्टेबल हैं, क्योंकि वो जल्दी बन गए इसलिए वो काइनेटिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा स्टेबल है रिलेटिवली। मैं जल्दी बन गया तो मैं इन दोनों का ही कंपैरिजन कर रहा हूं यार, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जल्दी बन गया मतलब किसके कंपैरिजन में, 1,4 के कंपैरिजन में 1,2 जल्दी बन गया, तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। 1,2 के कंपैरिजन में 1,4 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए भाई, अंतिम दौर में अब रह गया है कौन से ऐसे आयन हैं या कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि कार्बोनिल पर रिवर्सिबली ऐड होते हैं और जो कार्बोनिल पर इरिवर्सिबली ऐड होते हैं। बस ये और एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर अगले सेशन में, अगले पार्ट में इसको और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, और प्रोडक्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर चलिए मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैंने एक सवाल भी दिया था इस पर, वो आप सवाल कर लीजिएगा, वो सवाल हो जाएगा अब इससे। और एक कॉन्सेप्ट अपन और एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको और बताऊंगा। उसके बाद मैं फैक्टर्स, अभी ये वाला पूरा जो खेल चल रहा था, ये खेल किसका चल रहा था, ये खेल किसका चला अभी तक, ये डायरेक्ट एडिशन का खेल चला है अभी तक मैंने डायरेक्ट एडिशन की बात की, अभी तो मैंने कॉन्जुगेट एडिशन की बात ही नहीं की है यार। कॉन्जुगेट एडिशन तो मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सिंपल आप कार्बोनिल पर अटैक करके देख लो न्यूक्लियोफाइल का, अगर कार्बोनिल पर अटैक न्यूक्लियोफाइल का रिवर्सिबल है तो फिर कॉन्जुगेट बन जाते हैं, इरिवर्सिबल है तो फिर डायरेक्ट बन जाते हैं। मैंने इतनी बात की है, अभी इसको भी हटाते हैं, अभी भी ये चर्चा नहीं करते, कुछ और चर्चा करते हैं, रुकिए, इसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। बस एक बार ये वीडियो बंद ना हो जाए यार, वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए। और तो चलिए, मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल की मैं बात कर रहा था, एनर्जी प्रोफाइल से आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, बस उसके बाद इस सिस्टम को आज बंद करते हैं, इसको अगले पार्ट में और एक्सप्लेन करेंगे, अगली वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, मान लीजिए ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल है, यहां से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यही है। तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर 1,2 है, और यहां पर क्या है, यहां पर 1,4 है। यहां पर क्या होगा, अगर यहां पे आप अटैक करवाएं तो फिर ये वाले जो अट्रैक्शन है, ये वाले अट्रैक्शन क्या है, ये वाले अट्रैक्शन जबरदस्त है, ये वाले अट्रैक्शन कम है। मैं लिख भी देता हूं, यहां पर क्या है, यहां पर छोटा सा पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि यहां पर अगर देखें तो यहां पर बहुत बड़ा पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहां पर ये अट्रैक्शन क्या है, ये अट्रैक्शन जबरदस्त है, दिस अट्रैक्शन इज कमाल, दिस अट्रैक्शन इज
स्मॉल, वो जबरदस्त अट्रैक्शन है, ये बहुत छोटी सी अट्रैक्शन है। तो फिर ऐसे में ऐसे में आप क्या करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहां से एक प्रोडक्ट आप यहां बनाएंगे और एक प्रोडक्ट आप यहां बनाएंगे। अभी आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से जब पहले वाला 1-2 अटैक होगा तो 1-2 अटैक में क्या होगा, अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है, तो जल्दी हो जाएगा। मतलब इसे आप ऐसे दिखाइए कुछ इस तरह से। चलिए मैं यहां से इसे स्टार्ट कर देता हूं, इसको यहां से ले लेता हूं सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए एनर्जी प्रोफाइल। तो यहां से ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला क्या है, पहले वाला अपन देखते हैं। तो पहले वाला हो गया कुछ इस तरह से, ये आपका 1-2 एडिशन से ये बनेगा, 1-2 एडिशन से। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं 1-4 वाले की, तो 1-4 में क्या है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल और इस बीटा के बीच अट्रैक्शंस बेहद कम है, और अट्रैक्शंस बेहद कम है तो फिर ऐसे में ये हाई एनर्जी होगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये लो एनर्जी बैरियर है, लो एनर्जी बैरियर। अरे इस कार्बोनिल कार्बन पर क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ऐसे में ये फास्ट हो जाएंगे ना यार। तो इनके लिए जो एनर्जी बैरियर है वो कम होगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए एनर्जी बैरियर, इसके अगर बात करूं तो 1-4 की अगर बात करूं तो अट्रैक्शन कम है, और अगर अट्रैक्शन कम है तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हाई एनर्जी बैरियर से ये बनेगा, हाई एनर्जी बैरियर से ये बनेगा। अब ये इन दोनों में ये क्या बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा, नीचे वाले पर सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां होगा और ये कुछ बनेगा ये। अब आप मुझे बताइए अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक 1-4 होता है, 1-4 अट्रैक्शन कम है, इसलिए हाई एनर्जी बैरियर इसको सरमाउंट करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा हाई एनर्जी बैरियर, क्योंकि अट्रैक्शन बेहद वीक है। तो यहां पर आना उतना पसंद करेगा नहीं है। अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 100 में से केवल 10 ही आ पाएंगे यहां पर, तो फिर हाई एनर्जी बैरियर इसको सरमाउंट करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये वाला जो बनेगा ना 1-2 से जो बनेगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आप देखिए कितना स्टेबलाइज्ड है। क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, क्या ये रेजोनेंस में है? नहीं सर, ये तो लोकलाइज्ड है सर ये तो। लेकिन अगर इसकी बात करें, 1-4 वाले की बात करें, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट की बात करें, या फिर 1-4 ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, तो 1-4 ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। कैसे? क्योंकि यहां पर ये जो नेगेटिव है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो फिर ऐसे में अब अगला वाला स्टेप क्या होगा, यहीं से आपको प्रोडक्ट भी बनाने, तो यहां से आप प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। यहां से आप इसको मैं यहां पे लगा देता हूं, इसके पैरेलल में इसको यहीं लगा देता हूं, सो दैट कि आपको इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, यहां पर भी मैंने इसीलिए ऐसा किया, इसको मैंने यहां पर बना दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर मैं लाइन खींचता तो आपको दिक्कत हो जाती, आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने करस्पॉन्डिंग लाइन यहां पर खींच दी है। ये रिएक्टेंट है आपका, इनोन है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन, यहां से ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट जब इस रिएक्टेंट पर 1-2 एडिशन होता है तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जब 1-4 होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। और क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये लो एनर्जी है, क्योंकि यहां पर ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसलिए ये हाई एनर्जी है। और यहां से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल में यहां पे खींच दे रहा हूं, तो फिर ऐसे में यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये क्या है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, और ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होगा 1-4, ये 1-2 होगा। तो फिर ऐसे में चलेगा कैसे ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ये यहां तक इस तरह से ऐसे आगे खत्म हुआ है, और फिर ऐसे चल रहा है। यहां पर इनिशियली 1-2 क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो एनर्जी बैरियर कम है, इसलिए थोड़ा सा उठा ये बना, लेकिन फिर ऊपर ही खत्म हो गया, क्योंकि 1-2 प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, प्रोडक्ट में रिलेटिवली वीक सीसी पाई बॉन्ड है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर ये वाले जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, और साथ में इसमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सीओ पाई बॉन्ड है। तो फिर वो थर्मोडायनेमिक 1-4 प्रोडक्ट और भी लो एनर्जी का होगा। आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। आज हमने केवल डायरेक्ट अटैक की बात की है, कॉन्जुगेट अटैक की बात अभी तक नहीं की है। सिंपल इतनी ही बात की है कि कार्बोनिल पर जो एडिशन होते हैं अगर वो रिवर्सिबल नेचर के हैं
तो फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, और अगर वो इरिवर्सिबल नेचर के हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। केवल मैंने इतनी चर्चा की है। और जो डायरेक्ट एडिशंस होते हैं, डायरेक्ट एडिशंस को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, मैंने केवल इतनी ही बात आज की है। इसके अलावा और जितनी भी बात रह गई, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो कार्बोनिल पर रिवर्सिबली ऐड होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो कार्बोनिल पर इरिवर्सिबली ऐड होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कॉन्जुगेट एडिशंस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक कंडीशन मैंने यहाँ पे बोल भी दी है। कौन है वो? थर्मोडायनेमिक्स, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अरे CO पाई बॉन्ड नहीं टूटना चाहता, प्रोडक्ट में CO पाई बॉन्ड बरकरार रहना चाहता है, क्योंकि CO पाई बॉन्ड रिलेटिवली CC पाई बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। एक कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है, समझ गए आप मेरी बात। और भी बहुत सी कंडीशंस हम कॉन्जुगेट एडिशन की रखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में, पार्ट 2 में। दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं प्लीज, आप उन्हें शेयर नहीं करते हैं यार, आप प्लीज उन्हें शेयर कीजिए। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, इसके अलावा मैग्नेटिज्म, इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है यार, प्लीज आप उसे शेयर कीजिए। बहुत काम की, बहुत बहुत शानदार वीडियोस हैं वो। ये गजब का ज्ञान आपको केवल यही मिलेगा प्लीज, इसलिए फ्री में मिल रहा है। प्लीज इसकी कदर करिए, इसकी रिस्पेक्ट करिए, शेयर कीजिए यार। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको बहुत आराम से नोट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको। आज मैंने बहुत सी बातें एक्सप्लेन कर दी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।